अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 9 कवर करेंगे। इट्स अबाउट मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इस पूरे लेसन में हमने असल में लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कुछ हिस्ट्री पढ़नी है, कुछ हम इंपॉर्टेंट अप्रोचेस और मेथड्स को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा ईजी लेसन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। टॉपिक 45 देखें, जिसमें बताया गया है कि लैंग्वेज टीचिंग में पैदा होने वाले इश्यूज़ जो हैं वो कोई न्यू इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। वही पुरानी वेरिएशंस हैं, वही पुराने इश्यूज़ हैं जो कि हर लैंग्वेज को सीखते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ हिस्ट्री बताई गई है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, उसको पढ़ें। मैं उसका तर्जमा आपको बताती हूँ साथ साथ कि अगर देखा जाए आज तो दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। उसके अलावा फ़ॉरेन लैंग्वेज के तौर पर भी पढ़ी जाने वाली लैंग्वेज है। जबकि अगर हम 500 ईयर्स अगो की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि 16th सेंचुरी में फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश जो थी उसने इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा गेन की थी, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में बताया गया कि लैटिन वाज स्टिल रिगार्डेड एज द क्लासिकल एंड मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। यूरोप में अभी भी लैटिन लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री बताई गई है, ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी किंग हेनरी जो था उसने इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया था, ठीक है। प्रोक्लेम किया था, डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश एम्पायर, यानी कि 16th सेंचुरी में लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट लेना करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बैलेट ने क्या किया था, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना शुरू किया था टू द फ्रेंच कम्युनिटी। और उसके अलावा 2 बुक्स उसने लिखी थी जो कि हमारे पास एक द इंग्लिश स्कूल मास्टर है और उसके अलावा एक फेमिलियर डायलॉग है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके अलावा बताया गया इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी ELT इंस्टीट्यूट, BBC और ब्रिटिश कौंसल जो था वो कायम हुए थे लंदन सिटी में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ सिनेरियो चेंज किया गया था विद द अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रांट्स टू UK, यानी कि कुछ लोग जो है वो UK में आए थे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही वो आए फिर उन्होंने लैंग्वेज बोलना स्टार्ट की, ठीक है, लैंग्वेज सीखना स्टार्ट की। तो बताया गया कि उसके साथ जो है 1970 में क्या हुआ था कि इट वाज रीनेम्ड एज टेसल, ठीक है, TESL, यानी कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। तो इन सारे प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ था कि इंग्लिश लैंग्वेज ने एक तरह से एक वाइड स्टेटस गेन कर लिया था। उसके अलावा बताया गया ELT इन पोस्ट कॉलोनियल सिटीज़, यानी कि उन जगहों पर जो कॉलोनियल एरियाज थे, ठीक है, वहाँ पर भी ELT आ गया जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग था, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में बताया गया है कि द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है वो स्टिल डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारा इस टॉपिक में यही बताया गया था। आई होप सो कि टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। टॉपिक 46 देख लेते हैं, जिसमें हमने अप्रोच, मेथड, टेक्निक, डिज़ाइन एंड प्रोसीजर, ये सारे टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि हम इसको अपने वर्ड्स में जो है वो लिख सकें। अप्रोच असल में क्या होता है, अप्रोच जो होता है वो रेफ़र करता है थेरीज़ के साथ, ठीक है। अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं उसकी थेरीज़ जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, वो हमारे पास अप्रोच की फील्ड में आता है। उसके अलावा बताया गया अप्रोच जो है वो डिस्क्राइब करता है हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड हाउ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स इंटरलॉक, ठीक है। तो ये आपने अप्रोच के बारे में लिखना है कि ये असल में लिंक करता है थेरी के साथ, ठीक है। उसके बाद थ्योरेटिकल व्यूज़ बताए गए हैं लैंग्वेज के, कि एक तरह से स्ट्रक्चरल व्यूज़ देता है, किस तरह लैंग्वेज जो है वो एक तरह से स्ट्रक्चरल रिलेटेड एलिमेंट से लिंक करती है, ठीक है, फॉर द कोडिंग ऑफ मीनिंग। उसके अलावा फंक्शनल व्यू में कि ये एक तरह से इस तरह भी देखी जाती है कि ये फंक्शनल मीनिंग के एक्सप्रेशन के लिए एक व्हीकल है, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शनल व्यूज़ जो है उसमें हम क्या करते हैं, हमें इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, लोगों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत होती है, इंटरपर्सनल रिलेशन की बात आ गई है। TBL किसे कहते हैं, टास्क बेस्ड लर्निंग, ठीक है, यानी कि क्लासेस में टीचर कुछ एक्सरसाइजेज दे देती हैं, ठीक है, वो टास्क बेस्ड लर्निंग में आ जाता है, ठीक है, टास्क बेस्ड लर्निंग, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास थेरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आ जाता है, जिसमें हमारे पास बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव व्यूज़ की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर आ जाता है। डिज़ाइन में क्या होता है कि मटेरियल की सिलेक्शन होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज कंटेंट। ये आप लोगों को चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर डिज़ाइन से रेलेवेंट कुछ आप लोगों को आया तो आपने 3-4 पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोल ऑफ लर्नर्स एंड टीचर्स। ऑब्वियस सी बात है, डिज़ाइन करना मटीरियल को, तो वो किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, आपको किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोसीजर्स में क्या होता है, थर्ड लाइन मैंने हाईलाइट नहीं की, लेकिन वहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। हाउ दीज टास्क एंड एक्टिविटीज़ आर इंटीग्रेटेड इनटू लेसन्स एंड यूज्ड एज द बेसिस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक प्रोसीजर में किस तरह प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बताया है कि प्रोसीजर इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्विज के तौर पर आप लोगों को आ सकता है। फर्स्ट लाइन जो मैंने हाईलाइट की उसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर टेक्निक की बात की गई है। टेक्निक में भी कंसिस्टेंट
विद द मेथड, ठीक है। अब टेक्निक से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी टेक्निक किस तरीके से जो है वो अप्लाई की जा रही है। उसके बाद मेथड इंक्लूड वेरियस प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, मेथड आर इजी टू फॉलो व्हेन दे हैव फिक्स्ड प्रोसीजर्स एंड क्लियर अप्रोचेस। ये मैंने हाईलाइट की थी लाइन, इसको याद कीजिएगा। ये सब में आप लोगों ने एज इट इज़ डेफिनेशंस लिखनी है। मेथड, टेक्निक्स, इन सब चीज़ों का आप लोगों को पता है, आप लोग बचपन से ये चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, इनको डिस्क्राइब करने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 47 देख लेते हैं, जिसमें GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की गई। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूं तो वो क्या होगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि जो लर्नर होते हैं वो पहले ग्रामेटिकल रूल्स सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि उन रूल्स को जो है वो अप्लाई करते हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज और अपनी नेटिव लैंग्वेज के दरमियान जो है वो ट्रांसलेट करके सेंटेंसेस को, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम अपनी उर्दू लैंग्वेज को भी माइंड में लिंक रखते हैं, ठीक है, उसका, और उसके बाद हम उसको तर्जमा साथ साथ करके हम उसको सोच रहे होते हैं माइंड में। तो इस तरह का ये मेथड था। अब इस मेथड में बताया गया कि ये क्लासिकल मेथड भी कहलाता है। उसके अलावा 1500 में अगर पहले की बात देखी जाए तो GTM वाज यूज्ड फॉर टीचिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक। ये असल में फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्विज आ सकता है। उसके अलावा बताया गया आगे, उन्होंने एज इट इज़ बता दिया कि इट वाज पॉपुलर इन FL क्लासरूम्स, यानी कि फ़ॉरेन लैंग्वेज के लिए उन क्लासरूम्स में ये पॉपुलर था। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी टू द मिड 20th सेंचुरी। ये एज इट इज़ डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद इसकी कुछ बेसिक असम्पशंस बताई गई हैं कि फ़ॉरेन लैंग्वेज कैन ईजिली बी लर्न थ्रू ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ट्रांसलेशन के थ्रू पहले तो वो ईजिली रूल्स लर्न करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, और उसके बाद ट्रांसलेट कर करके सेंटेंसेस को अपने नेटिव और अपनी टारगेट लैंग्वेज के दरमियान उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बाकी रूल्स आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद गोल्स ऑफ GTM, इसका गोल क्या होता है, टू लर्न अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू रीड इट्स लिटरेचर। फर्स्ट पॉइंट आपने इतना याद कर लेना है। उसके बाद टू बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, और उसके अलावा बाकी पॉइंट्स भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को कुछ मार्क्स अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो मिल सकें। उसके बाद प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स इन GTM, ठीक है, इसको एक दफ़ा खुद पढ़िएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको रीड नहीं किया। GTM लेसन में क्या है, रीडिंग, पैसेज है, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये सारा आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद क्रिटिसिज्म में क्या था, उन्होंने बताया था कि ये टीचर सेंटर्ड है एंड एम एट इम्प्रूविंग एक्यूरेसी नॉट फ्लुएंसी, ठीक है। यानी कि सही तो आप कर लेते हैं चीज़ों को लेकिन आप फ्लुएंटली स्पीकर नहीं बन पाते। उसके अलावा डज नॉट केटर फॉर द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इन सब पर जो है वो इन्हें प्रॉपरली अबूर हासिल नहीं हुआ था। ओवर एम्फोसाइज ऑन द लैंग्वेज, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड आ जाता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ऑडियो से जहन में क्या आता है, ठीक है, ऑडियो से कोई चीज़ सुनना, तो बिल्कुल ठीक इसका यही मतलब है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है ये ज़्यादा एम्फोसाइज करता है लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर रेदर देन रीडिंग और राइटिंग। ये ज़्यादा एम्फोसाइज करता है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के ऊपर, ठीक है। फोकस ऑन ओरल स्किल, ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं जो मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इसका कुछ बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बिफोर World War II देयर वर 3 मेथड्स। अब वो 3 मेथड्स कौन से थे, मॉडिफाइड डायरेक्ट मेथड है, रीडिंग अप्रोच है और रीडिंग ओरल अप्रोच है, ठीक है। अब ALM यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये आप लोगों को इसका एब्रीविएशन अगर पूछेंगे तो याद रखना है। आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1950 में, ठीक है। और उसके अलावा बताया गया इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। एक तरह से ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कॉन्ट्रास्ट में आई थी, ठीक है, क्योंकि जब उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी तो उसके बाद इस वाली टर्म को यूज़ किया गया था। उसके अलावा बताया गया इट फोकसेस ऑन, थर्ड लाइन में देखें, इट फोकसेस ऑन फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। प्राइमरली लैंग्वेज स्पीकिंग राइटिंग इज़ ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, पहले बोली जाती है और लिखने का प्रोसेस जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। करेक्टरिस्टिक्स में न्यू लैंग्वेजेस आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन डायलॉग्स, रेपिटेशन ऑफ लर्न लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। ये आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, ईजी हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। लर्नर रोल्स क्या होता है, दे कैन बी डायरेक्टेड बाय स्किल ट्रेनिंग टेक्निक्स। उसके बाद टीचर रोल में क्या होता है कि ये असल में मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जितना भी प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है ये सब इनके कंट्रोल में होता है। उसके अलावा बताया गया रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, इसमें क्या होता है ये टीचर ओरिएंटेड होता है। उसके बाद क्रिटिसिज्म में क्या था कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग का काम था ना, तो उसके लिए उतनी नेसेसरी लैब्स जो हैं उनकी कमी थी। उसके बाद टीचर एक्सपर्टीज़ वो नहीं था, लिटिल फोकस होता है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तो एक्यूरेसी पे भी थोड़ा सा इशू था। तो ये सारे इसमें पढ़ लेने आप लोगों ने। ओरल अप्रोच अब आ जाता है।
ओरल अप्रोच जो है ये किससे लिंक करता है, ओरल प्रोफिशिएंसी पे, यानी कि आप लोगों को बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड एंड सिचुएशनल एलिटी, ठीक है। अब बताया गया उसके अलावा इसका कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड एरिया बताया गया कि इट इमर्ज्ड इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन द 1920 एंड इन 1930s, ठीक है। के अलावा बताया गया कि दिस मेथड वाज एन अटेम्प्ट बाय हेरल्ड, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इनका नाम भी हेरल्ड और हॉर्नबाय, ठीक है, ये भी याद करना है। और ऑब्जेक्टिव्स इसके पढ़ लेने हैं आप लोगों ने। इसमें बताया गया टू डेवलप ओरल प्रोफिशिएंसी, ओरल वर्क है, इट मीन्स आपको स्पीकिंग के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। उसके बाद थ्योरेटिकल अजम्पशन है, ठीक है। द मेथडोलॉजी इन्वॉल्व्स 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। अब वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स एज इट इज़ बताए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि हमारा लेक्चर लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही, आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। टेक्निक्स यूज्ड इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में कौन सी टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं, डायलॉग्स फॉर मेमोराइजेशन, एक्सपेंशन ड्रिल्स, रेपिटेशन ड्रिल्स, यानी कि ड्रिल्स मीन मशकें उस तरह करवाई जाती हैं, ठीक है। वो कौन सी हो सकती हैं, रेपिटेशन ड्रिल्स के पहले टीचर बोलेगी एंड देन स्टूडेंट्स उसके पीछे रिपीट करेंगे, तो ये सारा काम इसमें होता है। रोल ऑफ अ टीचर, टीचर जो है वो सर्व करता है एज अ मॉडल। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इट इंक्लूड ऑल मेजर स्किल्स, एक दफ़ा इसको भी पढ़ लीजिएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, लर्नर हैज़ नो कंट्रोल ओवर कंटेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि उनका कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये ज़्यादा टीचर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट मेथड की बात की गई है। डायरेक्ट मेथड केम फ्रॉम द नीड टू टीच फॉरेन लैंग्वेजेस टू फैसिलिटेट ट्रेड, कॉमर्स, ट्रैवल एक्सेट्रा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में असल में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया द जर्मन स्कॉलर फ्रैंक जो था उसने रोट ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन फॉर्म एंड मीनिंग इन द टीएल, ये आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। रिएक्शन टू जीटीएम, GTM यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज कंसीडर्ड टू बी इनएडिक्वेट एंड इनएफेक्टिव इन डेवलपिंग कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन लर्नर्स, ठीक है। तो ये इसका एक रिएक्शन बताया गया है। DM वाज फर्स्ट यूज्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। DM क्या है, डायरेक्ट मेथड है, तो ये आपने याद करना है क्विज के तौर पर। ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या था, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, और बाकी भी इसके पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स आपने याद करने हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मेथड की डेफिनेशन और साथ ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। क्लासरूम टेक्निक्स में क्या है, टीचर प्रेजेंट अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड स्टूडेंट ड्राइव ग्रामर रूल्स ऑन देयर ओन, ये सारे पॉइंट्स और क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। इजी वे में मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।